हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विल्सन क्लाउड चैम्बर, या जिसको कई बार क्लाउड चैम्बर भी कहा जाता है। आप अगर लिटरल मीनिंग पे जाएं, जो टॉपिक का नाम देखें, इट इज़ क्लाउड चैम्बर। तो इट हैज़ टू डू समथिंग विद द क्लाउड्स एंड प्लस वो जो क्लाउड है वो किसी एक पर्टिकुलर चैम्बर में है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक पर्टिकुलर चैम्बर या आयनाइजेशन जो होता है वो किसी एक इवैक्यूएटेड सिलेंडर के अंदर होता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होगा और वो क्लाउड फॉर्मेशन किसी चैम्बर के अंदर होगा। एंड प्लस ऑब्वियसली हम लोग रेडिएशन डिटेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर। अब हमने ये देखा कि एक पार्टिकल डिटेक्टर है। अब पार्टिकल डिटेक्टर जनरली पहले अभी तक हम लोगों ने जो भी पार्टिकल डिटेक्टर्स देखे उसमें हम लोग किसी भी पार्टिकल को या पार्टिकल के डिटेक्शन के प्रोसेस को डायरेक्टली व्यू नहीं कर सकते थे बाय आवर आइज। अब इसमें क्या है, हम लोग जो पैसेज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन है उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, अपनी आइज से देख सकते हैं। तो फर्स्टली जो क्लाउड चैम्बर है वो CTR विल्सन ने इन द ईयर 1911 में इन्वेंट किया था। और मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर इंटरेक्शन जो है और जो डिकेज हैं वो इन चैम्बर की हेल्प से स्टडी किए गए अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में। क्लाउड चैम्बर हमको क्या हेल्प करता है, इनेबल करता है कि पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या है उस वो एग्जैक्टली हम देख सकते हैं, और उसके पाथ में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्टली हमारे आइज से विजुअलाइज कर सकते हैं। क्लाउड चैम्बर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिजिक्स में 1920 से 1950 के बीच में, और जब एक बबल चैम्बर का, जिसके बाद में बबल चैम्बर का डेवलपमेंट हुआ था। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो 1920s और 1950s के बीच में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी, जिसमें कि सबसे पहले पॉजिट्रॉन आता है इन द ईयर 1932 और म्यून्स आते हैं इन द ईयर 1936 में। ये दोनों की डिस्कवरी जो हुई थी विद द हेल्प ऑफ क्लाउड चैम्बर्स ही हुई थी। फिर नेक्स्ट क्योन्स की जो डिस्कवरी है वो भी क्लाउड चैम्बर्स की हेल्प से ही हुई थी, और क्लाउड चैम्बर्स ने उस टाइम एज ए डिटेक्टर काम किया था। हर एक केस में कॉस्मिक रेज जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन है। कॉस्मिक रेज सोर्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन आती है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन किसके बारे में, विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में। अब मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल में एक मेन चीज़ हो जाती है कि जब एयर जो है एक इंक्लोजर के अंदर है और सैचुरेटेड है वाटर वेपर से, और उसको कूल किया जाता है एकदम सडनली बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दैट मीन्स एडियाबैटिक मतलब कि कोई भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है, तो जो वाटर वेपर है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। सुपर सैचुरेटेड दैट मीन्स कि एक सिंगल पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन है नॉर्मल से ज़्यादा हो गई, दैट इज सुपर सैचुरेटेड। तो वो क्या है, वाटर वेपर सैचुरेट हो जाता है। तो ये जो मॉइस्चर है, एक्सेस ऑफ मॉइस्चर है वेपर के अंदर, वो डिपॉजिट हो जाता है ड्रॉप्स के फॉर्म में ऑन द ट्रैक्स ऑफ आयन। जैसे जैसे आयन होता है उनके ट्रैक के ऊपर ड्रॉप्स के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। और किस वजह से क्रिएट होता है, बाय द पैसेज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन के पैसेज के ऊपर ये सारे के सारे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर पैसेज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन के ऊपर जो है ड्रॉप्स डिपॉजिट हो गए, तो क्या हो गया, अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन में आयनाइजिंग रेडिएशन जा रहा है तो उस स्ट्रेट लाइन के आजू बाजू सारे के सारे ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो इससे रो ऑफ ड्रॉपलेट जो है वो हमको दिखाई देते हैं, और उन सारे ड्रॉपलेट्स को, ये रो ऑफ ड्रॉपलेट्स को हम लोग फोटोग्राफ भी कर सकते हैं। फिर अगर मान लो जो मूविंग पार्टिकल है, ओरिजिनल मूविंग पार्टिकल है, वो
डिफ्लेक्ट हुआ किसी भी एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से, तो जो एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन है, कितना परसेंट डिफ्लेक्शन हुआ, वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वो जो पार्टिकल है उसका मास कितना है एंड उसका चार्ज क्या होगा। ये दो मेजर मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है जब जो पार्टिकल है वो किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है। अब ये जो इस टाइप का जो क्लाउड का जो प्रोडक्शन है वो इम्पॉसिबल है। कब तक इम्पॉसिबल है? जब तक कि न्यूक्लियाई जिसके ऊपर वाटर वेपर जो है कंडेंस नहीं हो पाए। अगर मान लो वाटर वेपर नहीं है तो कंडेंस नहीं हो पाएगा, कंडेंस नहीं हो पाएगा तो हम उसका जो पाथ है वो विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी एयर में जनरली जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियाई का रोल प्ले करते हैं, बट अगर मान लो डस्ट फ्री एयर है तो जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है और जो क्लाउड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स नहीं है एंड डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने की वजह से एनर्जी लॉस या कंडेंसेशन नहीं होता है। तो विल्सन ने क्या किया कि एक्सप्लेन किया कि जो कंडेंसेशन क्लाउड है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं डस्ट फ्री एयर में भी, बट एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि एयर जो है वो आयनाइज कर सके किसी या आयनाइज हो सके किसी एक आयनाइजिंग एजेंट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स रेज हो गया, अल्फ़ा रेज हो गया, कैथोड रेज हो गया, इन सारी चीज़ों से। और बोल सकते हैं कि अगर मान लो वो आयनाइज हो रहा है तो जो आयंस है वो सेंटर ऑफ कंडेंसेशन एक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डस्ट फ्री एयर है, डस्ट फ्री एयर है, सैचुरेटेड है विद द वाटर वेपर, तो उसको हम लोगों ने एडियाबैटिक एक्सपेंड करवाया तो सुपर सैचुरेशन हो गया। अगर मान लो एक्सपेंशन जो है वो 1:1.25 के रेशो में है तो जो कंडेंसेशन है वो नेगेटिव आयंस के ऊपर ही होगा। और अगर मान लो रेशो जो है 1:1.38 से एक्सीड कर जाता है तो कंडेंसेशन है वो बिना किसी आयंस के भी पॉसिबल हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द विल्सन क्लाउड चैम्बर। अब उस चैम्बर की अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर में एक ग्लास प्लेट होती है टॉप में, ये जी, ठीक है, दिस टॉप मोस्ट लेयर इज जी, ग्लास प्लेट है। फिर एक स्पेसिंग आ जाती है ग्लास प्लेट के नीचे इतने बड़े गैप की, और उसके बाद स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म होता है जी के नीचे। ये जो एस जो है ये पूरा का पूरा दिस इज द स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म। अब इन दोनों के बीच में, जी के बीच में और एस के बीच में, ठीक है, ऑब्वियसली स्पेस है, बट उसके बीच में स्पेस में सैचुरेटेड एयर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर दो वुडन ब्लॉक, एक ये और दूसरा ये, वो क्या है कि कहाँ पर है, वो उसके नीचे है, और वो क्या करता है कि स्पेस ऑफ एयर जो है उसको डिक्रीज़ करता है। तो जो एस के नीचे जो स्पेस है वो क्या कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन विद द, ये जो स्पेस है वो स्पेस एक कंटेनर पी, ठीक है, हाईली इवैक्यूएटेड वेसल पी है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। और एक पर्टिकुलर वॉल्व है जिसको अगर खोला जाए बाहर से और कंट्रोल किया जा सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्प्रिंग से उसको। तो ये था बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब उसमें क्या होता है आगे अगर हम बात करें तो आगे वर्किंग में हम ये देखेंगे किस तरह से विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो अच्छे से काम करता है। तो मान लो जो वॉल्व है पी वो ओपन है, तो जो प्लेटफॉर्म एस है सडनली ड्रॉप डाउन हो जाएगा, एकदम सडन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा इन बिटवीन जी एंड एस। ये जो जी है, ये जी और ये एस, इन दोनों के बीच में एक्सपेंशन होगा। तो जो अपरेटस है वो क्या करेगा, एक सडन एंड कंट्रोल्ड एक्सपेंशन करेगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी बिटवीन एस एंड जी।
अगर मान लो हमारे पास अब यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि मान लो जो वॉल्व पी है उसको ओपन करते हैं तो जो प्लेटफॉर्म एस है वो सडनली नीचे की तरफ गिरेगा और एक सडन एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा गैस का इन जी एंड एस के बीच में एकदम से। ये जो ऊपर दोनों हैं इन दोनों के बीच में ये जी टॉप मोस्ट लेयर और एस उसके नीचे वाली लेयर, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एकदम एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। तो जो अपरेटस है वो क्या करेगा, एक सडन और कंट्रोल एक्सपेंशन प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एस और जी के बीच में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अगेन ये एस है और ये लेफ्ट हैंड साइड में जी रॉड है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये अप्लाई हो जाता है। ये एस एंड जी है, इनके बीच में अप्लाई हो जाएगा। फिर एक रिंग है आर, कहाँ पर, सीलिंग प्लेटफॉर्म एस के ऊपर। वो क्या करेगा, चैम्बर को क्लियर करेगा फ्रॉम आयंस आफ्टर एक्सपेंशन, जो कि हम लोगों ने फिगर में देखा कि यहाँ पर जो है ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इस पोर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा और साथ में एक रिंग की तरह एक्ट करेगा इन द प्लेटफॉर्म एस, ताकि जो आयंस हैं वो आयंस क्लियर हो जाए एक्सपेंशन के बाद में। फिर आगे चलते हैं कि इस सेपरेटर्स का एक इम्प्रोवाइज्ड डिज़ाइन भी है, जिसमें क्या होता है, आयनाइजिंग पार्टिकल जो है चैम्बर में एंटर कर सकता है या तो इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपेंशन, या आयन लेफ्ट इन द पाथ एक्ट एज कंडेंसेशन न्यूक्लियर। तो आयंस के कंडेंसेशन न्यूक्लियर की तरह काम करते हैं। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है वो मोस्ट सुटेबल है किसके लिए, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के स्टडी के लिए, कॉस्मिक रेज की स्टडी के लिए एंड डिस्कवरी ऑफ द पोजीशन एंड हेविली इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फिर हम बात करते हैं जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है उसके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले यूज़ के ऊपर आए तो वह क्या करता है कि जो नेचर ऑफ पार्टिकल है उसको आइडेंटिफाई करता है। कैसे, एनालाइजिंग इट्स स्पेसिफिक रोटेशन को एनालाइज करके। वो क्या करता है, अल्फ़ा पार्टिकल, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इन सारी चीज़ों के बीच में इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता है कि कौन कौन सा पार्टिकल है। फिर एक आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन फेनोमेना जो है वो क्लाउड चैम्बर की हेल्प से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। फिर क्लाउड ट्रैप जो है, किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसका रेडियस मेजर करें तो टोटल मोमेंटम पार्टिकल की है वो हम निकाल सकते हैं कि इंसिडेंट पार्टिकल क्या है और उसकी क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पार्टिकल की मोमेंटम क्या है। तो जो बात का जो पार्टिकल है उसका जो मोमेंटम है वो भी हम लोग डायरेक्टली इजीली फाइंड कर सकते हैं। और बाय स्टडिंग द डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर ऑफ द क्लाउड ट्रैक के कर्वेचर को स्टडी करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या बता सकता है कि द साइन ऑफ चेंज जो है कैन बी डिटरमाइंड, कि किस तरह से चेंज जो है उसका साइन हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द विल्सन क्लाउड चैम्बर।